नमस्कार छात्रों, हम हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई एकांकी बहू की विदा इसको देख रहे हैं। इसको विनोद रस्तोगी जी ने लिखा है। अब तक हमने इस एकांकी में जो बातें देखी है, इसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि प्रमोद नामक जो पात्र है वो अपनी बहन जो है कमला, उसको लेने के लिए उसके ससुराल आ गया है। और उसके जो ससुर है जीवनलाल, वो कमला को भेजने के लिए नकारते हैं या अनुमति नहीं देते। उसके पीछे की वजह यह है कि दहेज के रूप में जो भी रुपए देने थे या खातिरदारी के रूप में जिस प्रकार से विवाह करना जरूरी था, उतना उनको रास नहीं आया था, अर्थात उनके दिल पर चोट लग गई थी। और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा आघात हुआ है और इस आघात का मरहम जो है, तुम्हें 5,000 रुपये जब तक तुम नहीं मेरे हथेली पर रखोगे तब तक तुम अपनी बहन को यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से यहाँ पे जो कथानक चल रहा है वो एक प्रकार से देखते हैं कि पारिवारिक जो समस्याएं बनती है दहेज को लेकर, उसको लेकर ये कथानक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। अब तक हमने देखा कि कमला और जो प्रमोद है वो भाई बहन, जब प्रमोद वहाँ से चलने के लिए निकलता है तो वो उनकी ससुर की अनुमति से अपने बहन को एक बार मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। और उन दोनों भाई बहनों की चर्चा जो है या वार्तालाप जो है हम वहाँ पे देख रहे हैं। और किस प्रकार एक बहन जो है अपने परिवार की स्थिति जानती है और भाई जो है अपने बहन को मायके लेके जाने के लिए अपने घर को बेचने तक की बात कर देता है। लेकिन एक समझदार बहन जो है अपने भाई को ये कदम उठाने के लिए मना कर देती है। अब वो समझ जाती है कि अगर मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी मायके तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, मैं इधर ही अपना सावन जो है मना लूंगी। और उसकी जो ननंद है वो भी यहाँ पे आने वाली होती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल सहेली जैसी है और गौरी मुझे सहेली से कम नहीं है। तो किस प्रकार से वो अपने आप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ अपने भाई को भी समझाने की कोशिश कर रही है। और एक बात, जब उसका भाई जब उसको कहता है कि मैं अपना जो घर है 7-8 हज़ार में बेच दूंगा और बाकी 5,000 रुपये तुम्हारे ससुर को ला के दूंगा, तब मैं यहाँ से तुमको लेके जाऊंगा मायके के लिए। लेकिन बहन जो है कमला, वो कहती है कि ऐसा कदम मत उठाएं और हमें आने वाले 2-3 सालों में उसकी जो बहन है और एक विमला, उसकी भी शादी करनी है। तो इस तरह से किस प्रकार आर्थिक विपन्नावस्था में ये परिवार जो है अपनी ज़रूरतों की कमी जो है महसूस कर रहा है। और इस तरह से कमला जो है अपने ससुराल में अपने ससुराल के जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में सब जानती है। साथ ही साथ उसको पता है कि उसके ससुर थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन उसकी सासू माँ जो है वो एकदम ममता की मूर्ति है और उसके प्रति स्नेह बनाए रखती है। और जब वो बात कहती है प्रमोद को, तो वो प्रमोद को ये भी थोड़ा सा नाटक लगता है कि वो दिखने में तो ममता की मूर्ति होगी, लेकिन सभी लोग घर के एक जैसे हैं, ऐसा उसको लगने लगता है। लेकिन कमला जो है उसको समझाती है माँ जो है बिल्कुल वैसी नहीं है। तो वहाँ तक हम आए थे, यहाँ से आगे की बातें हम देखेंगे। देखिए, प्रमोद कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अर्थात प्रमोद का विश्वास उड़ गया है ससुराल के लोगों के ऊपर से, और वो कह रहा है कि मुझे ये सब लोग जो है यहाँ से धोखाधड़ी करने वाले लगते हैं। तो इतने में ये जो कमला की सासू माँ जो है वहाँ पे आ जाती है, राजेश्वरी वो आती है। देखिए कैसा दिखावा भैया, राजेश्वरी कह रही है, कैसा दिखावा भैया। प्रमोद चौक पड़ता है, कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। राजेश्वरी कहती है, दूसरे कोच पर बैठे रहो तुम लोग। हंसकर क्या बातें हो रही थी भाई बहन में। अब ये सासू माँ जो है बहुत अच्छे स्वभाव की है और भाई बहन में चल रहे संवाद को वो उसने थोड़ा सा सुना था और वो कह रही है कि कैसा दिखावा और कैसी बातें चल रही है भाई बहन में। प्रमोद कहता है, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। प्रमोद कह रहा है कि मैं सिर्फ अपने बहन का जो है कुशल क्षेम, वो कैसी है, अच्छी है या नहीं, ये पूछ रहा था। राजेश्वरी कहती है, हाँ विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। ठीक है, तुम अपने बहन की जो है कुशल क्षेम पूछ रहे हो, तो लेकिन कमला के ससुर ने विदाई के लिए क्या कहा
तो वो राजेश्वरी प्रमोद को पूछ रही है। राजेश्वरी बाद में कहती, देखिए थोड़ा मौन, पूछने के बाद भी प्रमोद वहाँ पे मौन रहता है, कुछ कहता नहीं है और अपनी दृष्टि जो है नीचे कर लेता है। राजेश्वरी फिर कहती है, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की नहीं सुनते। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? अब वो राजेश्वरी बता रही है कि मुझे पहले ही पता था कि वो भेजने के लिए तैयार नहीं थे। जब से तुमने चिट्ठी भेजी थी वहाँ तब से लेकर वो मना कर रहे हैं। अब क्या कहा उन्होंने? राजेश्वरी फिर से एक बार पूछती है। अब भी प्रमोद जो है कुछ कहने के स्थिति में नहीं है। राजेश्वरी फिर से पूछती है, मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसा रमेश वैसे ही तुम। अर्थात उसका बेटा जो है रमेश, कमला का पति जो है, जिस प्रकार मेरा बेटा रमेश है वैसे ही तुम हो। बोलो कितने रुपए चाहते हैं? अर्थात वो सब जानती है कि उसके जो पति है जीवन लाल क्यों नाराज हुए और पैसों के कारण नाराज होने के कारण वो सीधे प्रमोद को पूछ बैठती है कि वो कितने रुपए चाहते हैं। प्रमोद बोलता है थोड़ा सा हड़बड़ी में, और उसको अंदाज़ा नहीं था कि उनको भी ये बात मालूम है। जी जी, रुपए की तो कोई बात नहीं हुई। अर्थात प्रमोद उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रुपए की बात नहीं हुई है। राजेश्वरी कहती है बीच में ही, माँ से झूठ बोलते नहीं हो। नहीं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। इंसान से ज़्यादा प्यार उन्हें पैसे से है। अर्थात जिंदगी भर अपने पति के साथ उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के कारण उसको पता है कि अपने पति का स्वभाव कैसा है। उसको पता है कि अपने पति को इंसान से ज़्यादा पैसों से प्यार है। तो प्रमोद कहता है जी आप, मतलब जी आप कहने के बाद उसको पता चलता है कि माँ जी को ये सब बातें पता है। तो राजेश्वरी कह रही, देखिए प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, बोलो कितना रुपया लेकर विदा करने को तैयार है? चुप क्यों हो, बताओ। अब फिर से एक बार राजेश्वरी पूछ रही कितने रुपए वो मांग रहे हैं और कितने रुपए लेकर वो अब तुम्हारी बहन को यहाँ से विदा करने वाले हैं। तो प्रमोद धीमी स्वर में कहता है 5,000। राजेश्वरी कहती है, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो, और मैं अभी लाती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और वो पैसे लाने के लिए वहाँ पे प्रमोद को देने के लिए वहाँ पे चली जाती है। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी, वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रमोद मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। अर्थात प्रमोद समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा और बाबूजी को पता चल जाएगा, जीवन लाल जी को पता चल जाएगा, तो घर के हालात बिगड़ सकते हैं या घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो प्रमोद वहाँ पे कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इस बार विदा न करके ही उसको यहाँ से जाने वाला हूँ। राजेश्वरी लौटती हुई, ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। अर्थात राजेश्वरी समझा रही कि मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी एक अपनी बेटी है। जिस तरह मैं उतावली होकर गौरी की राह देख रही हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी भी माँ कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हो, जा बेटी तिजोरी से रुपए निकाल ला। और कमला गुच्छे लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी कहती है, जाती क्यों नहीं? फिर गुच्छा जो है चाबियों का उसकी ओर थमाती है, जल्दी कर। बाहर जीवनलाल उतने में वहाँ पे बाहर से पुकारते हैं, देखिए अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने स्वागत की कोई तैयारी की या नहीं? अर्थात बाहर से जीवनलाल अपनी पत्नी को पुकार रहे हैं कि अपनी बेटी अब आ रही है, उसके स्वागत की तैयारी में तुमने क्या क्या किया है, कुछ तैयारी की या नहीं, ऐसा वो पूछ रहे हैं। राजेश्वरी कहती है, जा बेटी तू अंदर जा। और फिर जीवनलाल वहाँ पे आ जाते। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की, जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। अब वो प्रमोद वहाँ पर अभी भी मौजूद है, तब वहाँ पे वो जीवनलाल जो है फिर से एक बार अपमान करते हुए बोलते हैं कि इनको भी पता चले कि किस प्रकार लड़की को या उसका स्वागत किया जाता है, ये भी लोग देख ले। राजेश्वरी कहती है, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बातें। अर्थात वो जीवनलाल को बताती है कि आपको तो हमेशा गालियाँ ही गालियाँ देने को आती है और कभी मतलब ढंग की बातें करने नहीं आते, हमेशा बेढंगी बातें करते रहते हैं। जीवनलाल कहते हैं, ये लो, इसमें कौन सा गाली दे दी मैंने?
अब वो समझा रहे हैं कि मैंने कोई गाली नहीं दी है। राजेश्वरी कह रही तुम समझते हो कि दुनिया में एक ही तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। अर्थात अपने पति को कह रही है कि आपको ही ऐसा लगता है कि तुम ही अकेले नाक वाले हो और बाकी सब लोग नकटे हैं। जीवनलाल कहते हैं तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद तुम ही बताओ मैंने कोई बुरी बात कही है? अब वो प्रमोद को ही थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि मैंने कोई बुरी बात नहीं कही, उसको बताओ। प्रमोद कहता है धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, ठीक ही कहा है आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मुछ है। प्रमोद जब उसको पूछा जाता है तब वो थोड़ा सा बताने लगता है कि ठीक ही कहा आपने कि आज के समय में या आज के युग में जो है पैसा ही नाक और मुछ है। जिनके पास पैसा नहीं है वो नाक मुछ होते, उनके नाक मुछ नहीं होते, नकटे होते हैं और मुछ कटा होते हैं। अर्थात प्रमोद ने ये असलियत जान ली है कि बाबूजी पैसे के घमंड के कारण इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और वो उसको समझा रहे हैं। अर्थात उसी प्रश्न के जवाब के रूप में वो अपनी बातें कह रहा है कि आज के समय में तो जिनके पास पैसा है उनको ही मूंछ और नाक होती है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनको नकटा कहा जाता है, उनको नाक मूंछ नहीं होती, अर्थात मूंछ कट्ठा उन्हें कहा जाता है। जीवनलाल फिर से एक बार कहते हैं प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। और इतने में बाहर से थोड़ी सी आहट आ जाती है और हॉर्न, जो गाड़ी का हॉर्न जो है वो बज रहा होता है। उनको पता चलता है कि अब उनका जो बेटा है रमेश, जिसको वो जो गौरी को वहाँ से लेने के लिए गया था, तो वो हॉर्न बजाता है और जीवनलाल को पता चलता है कि उनकी बेटी आ गई है और वो राजेश्वरी को कह रहे हैं कि जाओ मिठाई का थाल लेके और उसका स्वागत करो। जीवनलाल फिर एक बार कहते हैं, देखिए बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए स्वर में, गौरी कहाँ है? अब गाड़ी तो आ गई है, उनका बेटा भी रमेश आ गया है, लेकिन रमेश अकेला ही आता हुआ देखने के बाद वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और रमेश को पूछ बैठते हैं कि गौरी कहाँ है? रमेश कहता है वह नहीं आई। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए जिस बेटी की राह देख रहे थे वह बेटी वहाँ पे न आने के कारण सभी परेशान है। जीवनलाल कहते नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? अर्थात उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए नहीं आई होगी। रमेश कहता है जी नहीं। फिर क्या बात हुई कि वो नहीं आई? रमेश बोलता है उन्होंने विदा नहीं की, अर्थात उन्होंने उनकी बेटी को जो है विदा नहीं कराई। जीवनलाल कहते हैं विदा नहीं की? क्यों नहीं की? रमेश कहता है कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया, अर्थात उनकी गौरी की विदाई भी जो है वहाँ पे उसी कारण से रोकी गई है। और जीवनलाल जिस भ्रम में थे कि हमने मेहमानों की बहुत बड़ी खरीदारी की है, बहुत सारा दहेज दे दिया है, लेकिन गौरी के ससुराल वाले उससे खुश नहीं थे और वो और कह रहे हैं कि आपने दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल कह रहे हैं बिगड़कर थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कही के उनको अब थोड़ा सा उलाहने दे रहे। राजेश्वरी कह रही है उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ ही रहती है। अर्थात बेटे वालों की मानसिकता और बेटी वाले की मानसिकता यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि अगर बेटी वाली चाहे अपना घर बेचकर या घरदार बेचकर अगर वो पूरा दहेज दे दे, फिर भी बेटे वाले लोग जो होते हैं वो उनकी नाक भौं जो है सिकुड़ी रहती है। जीवनलाल कहते हैं मगर शराफत और इंसानियत, अब उनको शराफत और इंसानियत की बातें थोड़ी सी याद आ रही है। राजेश्वरी कहती है अब शरारत और इंसानियत की दुहाई देते हो कुछ देर पहले तो। अब वो राजेश्वरी कह रही है, प्रमोद भी वही है और वो कह रही है कि कुछ देर पहले तो ये इंसानियत शराफत आपने कुछ उसकी बातें नहीं की थी, लेकिन वही बात जब आपके बेटी के बारे में अब हो रही है तब आपको इंसानियत और शराफत नजर आ रही है। जीवनलाल चुप रहो तुम। जीवनलाल कहते हैं चुप रहो तुम। राजेश्वरी कहती है बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि। अर्थात राजेश्वरी को पता है कि उनकी जो कमला बहू है उनके घर वालों ने पूरा दहेज वहाँ पे दिया था, उसके दहेज में कोई भी कमी नहीं है, फिर भी जीवनलाल जो है जिद के कारण, हट के कारण वहाँ पे उसको विदा नहीं कर पा रहे थे। जीवनलाल कहते हैं मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, ऐसा इस स्वर में वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश्वरी कहते हैं तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। अर्थात राजेश्वरी फिर से एक बार वही जवाब दे देती है कि आप भी जो है किसी की बेटी यहाँ से विदा न करके किसी का तो अपमान करे जैसे तुम्हारा हुआ है।
जीवनलाल कहती है गौरी की माँ अर्थात चीख कर, और वो चिल्लाते हैं। राजेश्वरी कहती है अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक तुम और बेटी को एक सा नहीं समझोगे न सुख मिलेगा और न शांति। अर्थात अब राजेश्वरी जो है जीवनलाल को वो तथ्य सुना रही है, कह रही है कि तुम अपने बेटी के संदर्भ में जो भी कुछ चाहते हो वही व्यवहार जो है तुम अगर अपनी किसी की बेटी को दोगे तब वहाँ पे तुम्हें सुख और शांति मिलेगा, और नहीं तो ये तुम्हें सिर्फ दिखावा लगेगा। अर्थात तुम्हें भी अपने बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार करना जरूरी है, तभी जाकर तुम्हारी बेटी के साथ वो उसके ससुराल वाले जो है बेटी सा व्यवहार करेंगे। अब जीवनलाल बेचैन है, इधर उधर टहलते हैं। जीवनलाल अब कह रहे देखिए बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अब वो बेटी और बहू में जो अंतर कर रहे थे, अब उनके दिमाग में वो संबंध जो है या वो जो रिश्ता है वो अब थोड़ा सा उलझन पैदा कर रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजेश्वरी कहती है अगर वह हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए। अर्थात राजेश्वरी अब वो कह रही है कि हर बेटे वाला उसने ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक बेटी वाला भी है। तो इस प्रकार से अगर वो मानसिकता रखेगा या उस प्रकार की सूझबूझ रखेगा तो ये सभी उलझने जो है वो समाप्त हो जाएगी। जीवनलाल कहते हैं रुककर पत्नी की ओर देखते हुए शायद तुम ठीक कह रही हो। अर्थात वो अब थोड़ा सा राजेश्वरी की बात मान रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद तुम ठीक कह रही हो। और प्रमोद आगे बढ़ता है अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। अब प्रमोद जो है उनकी बातें सुनकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल कहते हैं मतलब अब वो प्रमोद को देखकर जो है थोड़ा सा चकित हो जाते हैं और कहते हैं और उसकी ओर करके हुए देखते हैं। अब प्रमोद क्या कहता है देखिए मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही फिर आऊँगा, विश्वास रखे इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। अर्थात अब बाबूजी ने 5,000 रुपये जो मरहम के रूप में जो मांगे थे उसको लाने के लिए वो कह रहा है कि जब अब अगली बार मैं आऊँगा तो उसको लेके ही आऊँगा, अगली बार मैं भूलूंगा नहीं, विश्वास रखिए। जीवनलाल उसकी बात पर क्या कहते हैं देखिए बहुत ही दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो बेटा, मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। अब जीवनलाल समझ चुके हैं कि मैं अपने बेटी के साथ जो भी कुछ व्यवहार करता हूँ वही व्यवहार मैं अगर अपनी बहू के साथ करूँगा तो मेरी बेटी को भी वहाँ पे ससुराल वाले बेटी के समान वहाँ पे बर्ताव करेंगे। अब वो समझा रहे हैं प्रमोद को कि अब मुझे और लज्जित न करो और मेरी चोट का इलाज तुम्हें अब मरहम लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी चोट का इलाज जो है उस मेरी बेटी के ससुराल वाले ने दूसरी चोट करके मुझे दे दिया है। अब प्रमोद कहता है आश्चर्य से लौटता हुआ बाबूजी। अब प्रमोद को थोड़ा सा विश्वास आने लगा है कि शायद बाबूजी बात को समझ चुके हैं। जीवनलाल कहते हैं निश्वास छोड़कर कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। अब वो समझ चुके हैं कि जब उनके बेटी के संदर्भ में उनके ससुराल वालों ने वही बर्ताव किया जो जीवनलाल कर रहे थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि कभी कभी जो चोट जो है वो भी मरहम का काम कर जाती है। बेटा अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है क्या। अब जीवनलाल जो है वहाँ पे राजी हो जाते हैं अपनी बहू को विदा करने के लिए और वहाँ से पूरा जो है एकांकी यहाँ पे समाप्त हो जाती है, पर्दा गिरता है। अब इस तरह से ये एकांकी जो है देखते हैं कि किस प्रकार बहू और बेटी के रिश्ते को हम अलग अलग नापने के कारण वहाँ पे अलग अलग व्यवहार करते हैं। बहू को बहू के रूप में और बेटी को बेटी के रूप में व्यवहार करने के कारण समाज में बहुत बड़ी उलझनें पैदा होती है। तो लगभग यही बातें ये कथानक में आई है। अगले लेक्चर में इस कथानक की जो भी कुछ आशय की बातें हैं या विनोद रस्तोगी जी क्या कहना चाहते हैं उसको मैं विश्लेषित करूँगा। अभी तक हमने पूरी कथा वस्तु देखी है संवादों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से। इसमें से आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, लेकिन इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप में जो भी कुछ बातें हमें समझनी है वो थोड़ी सी अगले लेक्चर में हम उसको समझेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।